हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे नेचर, फॉर्म्स एंड सेरेमनीज ऑफ मैरिज। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदू लॉज और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हिंदूज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को हमेशा से ही एक ज़रूरी संस्कार या सेक्रेमेंट समझते हैं। संस्कार या सेक्रेमेंट से अर्थ है हिंदूज अपनी मैरिज को हमेशा परमानेंट, इंडिसॉल्युबल यानी कि स्थायी, इटर्नल यानी कि जन्मों जन्मों के साथ, और होली यूनियन यानी एक पवित्र मिलन मानते हैं। हाउएवर पिछले कुछ समय से एंड इन पर्टिकुलर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद ये ना तो इंडिसॉल्युबल रहा है क्योंकि हमारे पास डाइवोर्स का प्रावधान आ चुका है, ना ही इटर्नल रहा है क्योंकि विडो रीमैरिज को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। हाँ, ये अभी भी होली यूनियन है क्योंकि अभी भी हिंदू मैरिज को सॉलमनाइज करने के लिए हमें ज़रूरी सेरेमनीज़ को परफॉर्म करना है, ज़रूरी माना जाता है। इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पूरी तरह से अब एक संस्कार नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेक्रेमेंट इन टोटलिटी। तो क्वेश्चन उठता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? चलिए आइए इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं। आप अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट निकालें और उसमें सेक्शन 10 पढ़ें। यहाँ पर हम सेक्शन 10 सिर्फ एक एसेंशियल डिस्कस करने के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी को एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल मानता है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए। हाउएवर वो अगर ऐसा ना हो तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं बताता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसी पर मोरे बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, जहाँ पे माना गया था कि अगर पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डैट इज़ इन द केस ऑफ माइनर, द कॉन्ट्रैक्ट will not come into place, that is the agreement will be void। तो अगर हम साधारण भाषा में बोले, एक कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो एग्रीमेंट void होता है। अब देखते हैं क्या मैरिज के केस में भी सेम केस है। आप अपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 क्लॉज 2, सेक्शन 5 क्लॉज 3 निकालें। सेक्शन 5 क्लॉज 2, 5 क्लॉज 3 पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है। अगर इन कंडीशन की वायलेशन होती है तो इनमें से एक का कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 12 में दिया है। आप सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 निकालें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 ऐसी कंडीशन में मैरिज को वॉइड नहीं डिक्लेयर करता है बल्कि उसे वॉइडेबल बनाता है। इसी तरह से अगर सेक्शन 5 क्लॉज 3 की वायलेशन होती है, जहाँ पर लड़का और लड़की बालिग हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन अगर वो नाबालिग हैं तब भी वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहीं भी नाबालिगों की मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ का ज़्यादा असर मैरिज के केस में नहीं पड़ता है। इसलिए हम बोल सकते हैं हिंदू मैरिज इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट पर से। तो क्वेश्चन उठता है, आखिर ये है क्या? तो हम बोल सकते हैं इट हैज़ semblance ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज कंसेंट इज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंस, and also it has semblance of sacrament, as in most marriage a sacramental ceremony is still necessary. So it has semblance of both a contract and sacrament। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। एंशिएंट हिंदू लॉ में 8 तरह की मैरिजेस होती थी। ये हैं ब्रह्मा, दैवा, अर्षा, प्रजापत्या, असुरा, गंधर्व, राक्षसा, पैशाचा। ब्रह्मा मैरिज में फादर अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन आगे दे देता था। दैवा मैरिज में वहीं फादर अपनी बेटी को आगे शादी में स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए दे देता था।
अर्शा मैरिज में रिक्वायर्ड था कि लड़का या लड़की वालों को 1 या 2 गायें देंगे। प्रजापत्य मैरिज ब्रह्मा मैरिज जैसी ही थी, पर इसमें लड़के का अविवाहित होना ज़रूरी नहीं था। असुरा मैरिज में फादर अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच देता था। गंधर्वा मैरिज में ब्राइड और ब्राइडग्रूम की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे आज हम लव मैरिज का नाम भी देते हैं। राक्षसा मैरिज में शादी से पहले एक वर्जन लड़की का रेप या अबडक्शन की जाती थी इन टाइम्स ऑफ वॉर। वहीं पिशाचा मैरिज में एक सोई हुई या फिर नशे में धुत लड़की को सताया जाता था और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। हम इन आर्ट मैरिजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। ब्रह्मा, देवा, अर्शा, प्रजापत्य अप्रूव्ड मैरिजेस हैं, वहीं असुरा, गंधर्वा, राक्षसा और पैशाचा अनअप्रूव्ड मैरिजेस हैं। आज के ज़माने में हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी फॉर्म ऑफ मैरिज को प्रिस्क्राइब नहीं करता है, और जहाँ भी शास्त्रिक राइट्स और या फिर कस्टमरी राइट्स परफॉर्म हो जाती है उसे वैलिडली सॉलमनाइज्ड मैरिज मानता है। हिंदू लॉ में कुछ शास्त्रिक सेरेमनीज़ का जिक्र है जो स्टिल नेसेसरी हैं, जैसे कि कन्यादान, पनिग्रह, विवाह होमन, सप्तपदी। पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में खाली सप्तपदी का वर्णन है, इसीलिए बाकी 3 शास्त्रिक सेरेमनीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। हम सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ेंगे, जो हमें बताता है कि शास्त्रिक सेरेमनीज़ का परफॉर्म किया जाना फॉर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ज़रूरी है, या फिर किसी भी पार्टीज़ की कस्टमरी राइट्स को परफॉर्म करके भी मैरिज को सॉलमनाइज किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट सेक्शन 7 2 तरह की सेरेमनीज़ का जिक्र करता है, शास्त्रिक सेरेमनीज़, और अगर पार्टी शास्त्रिक सेरेमनी के तहत मैरिज नहीं करवाना चाहती तो कस्टमरी सेरेमनीज़ को अपनाना पड़ेगा, और कस्टमरी सेरेमनीज़ किसी भी एक पार्टी की हो सकती है। इन्हीं की परफॉर्मेंस के बाद ही किसी भी मैरिज को एक वैलिड मैरिज माना जाएगा। ऑल्दो इनकी वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, स्टिल इनकी वायलेशन अगर होती है तो ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड माना जाता है। ये थी आपकी कॉन्सेप्ट क्लास नेचर, फॉर्म्स एंड सेरेमनीज़ ऑफ मैरिज पर। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर MCQ की PDF चाहिए या लॉ, GK, इंग्लिश के टॉपिक्स की PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर